हाय गाइस, दिस इज़ आर के एंड वेलकम है आपका आरएमएस एजुकेशन में। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर त्रैमासिक एग्जाम। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, ठीक है ना। तो ये रुकेगी नहीं। और आपके एक तरफ जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा फसल उत्पादन की भी अभी सीरीज़ स्टार्ट हो गई है। मतलब पहले ही स्टार्ट तो बहुत पहले हुई थी, लेकिन अभी बीच में वीडियो रुक गई थी, तो वो भी आपको रेगुलर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 3 विषयों में मिलेंगे, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली। इसमें आपकी अभी डाल रहा हूँ, मतलब मान के चलिए 15 चैप्टर है, तो अभी जैसे कि 6 चैप्टर आएंगे तो 6 चैप्टर का अभी बना दूंगा। इसके बाद में जो बाकी के 6 के आगे होंगे, जैसे मान के चलिए 12 या 13 चैप्टर आएंगे तो उनकी आगे बना दूंगा। तो 15 तो वैसे ईयरली में पूरे आने, तो ठीक है, उनकी बना दूंगा, ठीक है। तो चलिएगा, इस वीडियो लंबी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रोडक्शन के, ठीक है। आपका क्लास 12th है और क्लास 12th है पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2। चैप्टर 1 हटा दिया गया है, इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया है। और आपको यहाँ पर चैप्टर 2 देखने को मिलेगा। 2 ध्रुवीयता का अंत यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, एक अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न मैंने इसलिए डाले हैं, देखिए मान के चलिए आपको यहाँ पर सही विकल्प और रिक्त स्थान और एक वाक्य में उत्तर नहीं देखने को मिल रहे हैं, बाकी सत्यासत्य और सही जोड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। अब ऐसा क्यों? देखिए, ये क्वेश्चन है कितने 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन में से देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, चैप्टर में से आपको एक अंक के प्रश्न दिए जाते हैं, ठीक है। अब उनमें से ये कंफर्म नहीं रहता कि रिक्त स्थान है वो रिक्त स्थान में ही आएंगे, हो सकता है वो एक वाक्य में उत्तर में आ जाए, एक वाक्य उत्तर हो सकता है सही विकल्प में आ जाए। तो इसलिए मैंने ये तीनों का एक फॉर्मेट रखा है। बाकी आपको अगर देखिए आंसर अगर आप याद कर लेते हैं, इनको याद करते हैं, तो आपको आंसर तो पता ही होगा। तो एक वाक्य उत्तर और सही विकल्प में तो आपको पता ही नहीं होता उत्तर क्या होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत हिंट मिल जाती है सही विकल्प में। लेकिन यार अब इतना तो करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जब इतना हो रहा है तो ठीक है। तो चलिए बेसिकली शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा है कि शॉक थेरेपी कब अपनाई गई थी, ठीक है ना। तो शॉक थेरेपी कब अपनाई गई थी। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत थे। तो संपूर्ण भारत में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत कौन थे लिखना है। अमेरिका में आतंकवाद हमला कब हुआ था। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई। रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति कौन थे। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। नाटो का पूरा नाम लिखना है। तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर रिक्त स्थान इस तरह से आता, नाटो का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाते थे, सही विकल्प हो जाता और नाटो का पूरा नाम, और यहाँ पर इसको हट जाता है, इसके अगर डॉट डॉट आ जाता तो यहाँ पर सही विकल्प बन जाता। और ये एक वाक्य में उत्तर तो वैसे भी है ना, तो ये चीज़ हो जाएगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि जनता द्वारा बर्लिन की दीवार को किस सन में तोड़ा गया। सोवियत संसद का नाम क्या है। रूसी मुद्रा का नाम क्या है। सोवियत संघ के नेतृत्व में बने गठबंधन को किस नाम से जाना जाता है। अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ। शॉक थेरेपी का एक परिणाम लिखिए। USSR का क्या अर्थ है। जोसेफ स्टालिन किस प्रकार के नेता थे, ठीक है। अब यहाँ पर सत्य सत्य आते हैं। तो शॉक थेरेपी से रूस में पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा और व्लादिमीर लेनिन पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत थे। सोवियत संघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति के रूप में उभरा, सत्य सत्य बताना है ना। सन 1991 के बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया। सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में सोवियत संघ ने भारत की मदद नहीं की। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का अंत हो गया, ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद देखिए सोवियत संघ यहाँ पर 15 गणराज्य हो जाएगा। बर्लिन की दीवार 1961 और शॉक थेरेपी यानी खुलेपन की नीति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी राष्ट्रपति भारत। इसके बाद वर्षा यानी कि समाजवादी सोवियत। इसके बाद देखिए यूरोपीय संघ हो जाएगा पूर्वी यूरोप के देश, है ना। ये लास्ट में ये लास्ट वाले का आएगा, लास्ट पॉइंट का ऊपर इस साइड जो होगा ना। इसके बाद 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं कि ध्रुवीयता का क्या अर्थ है। शॉक थेरेपी के कोई 2 परिणाम लिखना है। सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 कारण लिखना है। दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं। सोवियत प्रणाली के कोई 2 दोष लिखना है। रूसों के साथ साथ किन देशों की सीमा मिलती है। शॉक थेरेपी क्या थी। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी। ताजिकिस्तान में का गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। सोवियत संघ के विघटन का आरोप किन किन पर लगाया गया। इसके बाद 3 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। तो 3 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सोवियत प्रणाली क्या थी, समझाइए। सोवियत प्रणाली के कोई 4 दोष लिखना है। शॉक थेरेपी के कोई 4 परिणाम लिखना है। सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी 4 कारण लिखना है। सोवियत संघ के विघटन के 4 परिणाम लिखना है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, वैसे मैं सॉल्यूशन नहीं बताया, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा एज योर बेस। नहीं तो अभी तो क्वेश्चन मैं सीरीज तो क्वेश्चन की चलाऊँगा, ठीक है ना। तो आपकी जैसी इच्छा हो बता दीजिएगा। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 4 आता है, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 भी हमारा हटा दिया गया है। तो यहाँ पर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, ठीक है। और ये आपका राजनीति 2 भाग में है, तो हो सकता है कि पहले भाग से 3 चैप्टर आए और दूसरे भाग से 3 चैप्टर आए। ये आपके स्कूल और कॉलेज स्कूल पर डिपेंड करेगा, उनसे पूछ लीजिए एक बार और मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर ऐसा होता है तो मैं बचे हुए स्टार्टिंग के 3 चैप्टर का और सॉल्यूशन बना दूंगा, नहीं तो प्रश्न बना दूंगा, नहीं तो ये तो फिर है ही, ठीक है। इसके बाद में पहले एक अंक के क्वेश्चन आते हैं कि यूरोपीय यूनियन की मुद्रा का नाम क्या है। चीन ने कौन सा व्यापार की नीति अपनाई।
यूरोपीय यूनियन संघ की स्थापना कब हुई? ओशियन का मुख्यालय कहाँ है? वर्तमान समय में यूरोप संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? 31 जनवरी 2020 में किस सदस्य ने यूरोपीय यूनियन की सदस्य छोड़ दी थी? अधिकतर मुझे जहाँ लगता है भारत ने ही छोड़ी होगी यार। इसके बाद खुले द्वार की नीति किसने अपनाई? 1967 में ओशियन की स्थापना किस वर्ष पत्र के माध्यम से हुई? किस घोषणा पत्र के माध्यम से हुई? नवाया कि भारत ओशियन का सदस्य किससे बना? इसके बाद में मार्शल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मार्शल योजना की स्थापना कब हुई? पंचशील के सिद्धांत किसके माध्यम हुए थे? और जून 2017 में भारत चीन के मध्य एक संबंधशील प्रकरण पैदा हो गया जिसका नाम है, क्या नाम है वो लिखना है। ओशियन का मुख्यालय कहाँ है? ओशियन सदस्य देशों की संख्या क्या है? ओशियन विजन का मुख्य उद्देश्य है। बैंकॉक संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? मार्शल योजना किसे कहते हैं? ओपन डोर की नीति किसे कहते हैं? ओशियन का पूरा नाम लिखिए। यूरोपीय संघ को 2012 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? हालांकि ये थोड़ा बोरिंग हो सकता है लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा, और इसकी PDF में मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा, ठीक है ना। तो एज योर विश, है ना। इसके बाद सत्य भारत ओशियन का सदस्य 1996 में बना। तिब्बत धर्मगुरु दलाई लामा है। यूरोपीय संघ के संसद में 785 सदस्य हैं। रूसों ने खुले द्वार की नीति अपनाई। मार्शल योजना की स्थापना 1988 में हुई। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है। तो चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? ये सही जोड़ियाँ हैं 1962 में। वियतनाम 1995 हो जाएगा। ओशियन का मुख्यालय जकार्ता में है। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय बेल्जियम में है। और PW क्या है? तो ब्लू पल्स बार ग्रुप है। ओशियन की स्थापना अगस्त 1967 में हुई थी। इसके बाद 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न में यहाँ पर आता है कि ओशियन संगठन के क्या उद्देश्य हैं, और इसके बाद में आता है कि यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों के नाम बताना है। ओशियन संगठन के सदस्य देशों के नाम लिखना है। ओशियन विजन 2020 की मुख्य बातों को बताना है। खुले द्वार की नीति क्या है? यूरोपीय यूनियन के अंक का वर्णन करना है। ओशियन के कार्यों को समझाना है। यूरोपीय संघ के झंडे को वर्णन करो। इसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 5 समकालीन दक्षिण एशिया। तो यहाँ पर 1 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? और बांग्लादेश संकट कब हुआ था? इसके बाद सिंधु जल किन 2 देशों के बीच है? और ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद भारत पाकिस्तान का किसके रूप में उदय हुआ? अफगानिस्तान कब दक्षिण का सदस्य बना? साफ्टा किसे कहते हैं? ताशकंद समझौता कब हुआ था? सियाचिन की समस्या किन देशों के बीच मतभेद का कारण है? लिट्टी का पूरा नाम क्या है? बांग्लादेश राज्य कब अस्तित्व में आया? सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? दक्षिण एशिया के सबसे छोटे देश का नाम लिखना है। दक्षिण एशिया में शामिल देशों के नाम लिखो। दक्षिण का पूरा नाम लिखना है। और सार्क क्या है? साफ्टा क्या है? सार्क के देशों के नाम लिखना है। ताशकंद समझौता क्या है? और ये इंपॉर्टेंट है ना, ताशकंद समझौता क्या, ये पूछ सकता है ना। भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखो। और फरक्का संधि क्या है? अब इसके बाद सत्य आते हैं। तो दक्षिण एशिया में से एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। साफ्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12 दिन सार्क सम्मेलन में हुए। इसके बाद चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। इसके बाद दक्षिण एशिया की विविधताओं से भरा पूरा इलाका है। एक राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा लोकतांत्रिक रहा है। 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था। क्या था या नहीं था? थी जो भी है। अब इसके बाद में देखिए भारत और पाकिस्तान, ये तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। भारत और पाकिस्तान कारगिल युद्ध हुआ था, लेकिन ये दुखद है ना। ये हैप्पी मोमेंट है तो ये दुखी मोमेंट है ना। इसके बाद कारगिल युद्ध, भारत ने परमाणु परीक्षण किए मई 1998 में। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ। और मुक्त व्यापार संधि साफ्टा थी। भारत और चीन सीमा विवाद था। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति 2008 में हुई थी। इसके बाद 4 अंक के प्रश्न हैं, इसमें 2 और 3 अंक के प्रश्न नहीं है। इसके बाद दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणाली का वर्णन करना है। भारत श्रीलंका मतभेद के कारण लिखना है। भारत नेपाल संबंधों की व्याख्या करना है। दक्षिण एशिया क्षेत्र की विशेषता क्या है? साफ्टा क्या है तथा इसका लक्ष्य क्या है? सार्क के सिद्धांतों को समझाना है। ताशकंद समझौते के प्रमुख प्रावधान क्या है, स्पष्ट कीजिए। भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या को स्पष्ट कीजिए। ये और ये मतलब कि ये दो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको IMP मोस्ट IMP कर लीजिए आप, है ना। IMP ये इनको तो अच्छे से कर ही लेना है। इसके बाद भाग 2 आ जाता है हमारा। भाग 2 का चैप्टर 1 है हमारा राष्ट्र के निर्माण की चुनौतियाँ। तो पहला है कि 1 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं कि भारत के प्रथम गृहमंत्री कौन थे? भारत का पहला राज्य कौन है जहाँ पर सार्वभौमिक है ना, भौमिक। इस PDF का कुछ करना पड़ेगा, बहुत मिसप्रिंट होता है। मताधिकार का सिद्धांत अपनाकर चुनाव कराया गया। स्वतंत्रता के बाद भारत में देशी रियासतों की संख्या कितनी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। कैसे जाना जाता है बताना। एक सिक्किम कब अलग राज्य बना? जम्मू कश्मीर की राजधानी कौन है? स्वतंत्रता के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? राष्ट्रपति महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? जैसे मोहनदास करमचंद गांधी था। हैदराबाद का भारत में विलय हुआ। वर्तमान में भारत कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? 5 देशी रियासतों के नाम लिखना है। हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता है? राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है? भारत में भाषा के आधार पर गठित राज्य का नाम लिखना है। अब इसके बाद में आता है हमारा
कि स्वतंत्रता के बाद भारत में देसी रियासतों की संख्या 365 थी। हैदराबाद देसी रियासत थी। तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। इसके बाद सही जोड़ियाँ आती हैं कि हैदराबाद का निजाम खान अब्दुल गफ्फार, जूनागढ़ रियासत के दीवान अशमान अली खान, दर आयोग मणिपुर हो जाएगा, सार्वभौमिक वैश्विकता भारत पाकिस्तान का सबसे पहले अपनाया गया, और द्विराष्ट्र का सिद्धांत शहनवाज भुट्टो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो ये यार सही जोड़ियाँ मिली नहीं है ना, नहीं तो इस तरह नहीं होती, एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके बाद 3 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न कि स्ट्रक फॉर सर्वाइवल क्या है, भारत देश कब आज स्वतंत्र हुआ, और स्वतंत्र, अब इसमें ऐसा नहीं कि 1947 लिख देना, इसके बारे में थोड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 नंबर में इसलिए पूछ रहा है। द्विराष्ट्र के सिद्धांत क्या है, राज्य पुनर्गठन के आयोग को समझाइए, भारत विभाजन के प्रमुख कारण लिखना है, राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियों की व्याख्या कीजिए, भारत के केंद्र शासित राज्यों के नाम लिखना है, और शरणार्थी समस्या क्या है। इसके बाद देखिए चैप्टर 3 है यहाँ पर नियोजित विकास की राजनीति। इसके बाद देखिए 1 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, सामुदायिक विकास योजना कब प्रारंभ हुई, पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, हरित क्रांति का संबंध किससे है, नीली क्रांति का संबंध किससे है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे, सत्यासत्य लिखना है कि भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से, ये तो मैं अभी बता दूँ, सत्य कर दो। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था, शायद दिया गया हुआ। चरण सिंह किसान थे, बिहार का अकाल औद्योगिकरण, वर्गीज कुरियन, तो ये सही जोड़ी मैचड हैं क्योंकि वो उनके आंसर मुझे मिले नहीं थे इसलिए मैच नहीं कर पाया, ये मैच्ड है। ठीक है, अब 2 अंक के प्रश्न आते हैं कि नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा बताइए, बॉम्बे प्लान क्या था, हरित क्रांति क्या है, नीति आयोग क्या है समझाइए, और राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन का क्या कारण है। इसके बाद चैप्टर 4 आता है भाग 2 का, भारत के विदेश के साथ संबंध। ठीक है, तो पहले तो भारत विदेश नीति का आधार है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता हैं, भारत में पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किसके साथ की है, शिमला समझौता क्या था, चीन किस महाद्वीप में है, कारगिल संघर्ष पाकिस्तान में किसके साथ हुआ था, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ, 2014 में चीन के राष्ट्रपति कौन थे, पंचशील सिद्धांत क्या था। अरे यार 2014 में हमें क्या पता यार, हमें क्यों बता रहे हो, लेकिन भैया करना पड़ेगा, मजबूरी है बाबू। पंचशील सिद्धांत दिया किसने दिया, ताशकंद समझौता हुआ था, शिमला समझौता किसके बीच हुआ था, विदेशी नीति क्या है, भारत चीन युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था। अब इसके बाद कि भारत चीन युद्ध 1965 में हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में हुआ था, ये तो सत्य है यार, ये भी शायद सत्य होना चाहिए क्योंकि 1965 में भी हुआ था एक बार। शिमला समझौते में अटल बिहारी वाजपेयी संलग्न थे, आई डोंट नो। ताशकंद समझौते 1976 में हुआ, पता नहीं। अब इसके बाद में पंचशील यानी कि 29 अप्रैल 2054, भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था, ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था, शिमला समझौता 1972 में हुआ था। तो इनमें से 3 में से एक तो ओटी आई जाएगी ना, याद कर लेना अच्छे से। इसके बाद 2 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व बंधुत्व से तात्पर्य है, पंचशील सिद्धांत क्या है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखना है, विदेश नीति क्या है, संयुक्त राष्ट्र के 3 प्रमुख उद्देश्य लिखना है। इसके बाद 4 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं कि भारत के विदेश नीति का आधार क्या समझाइए, भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या योगदान है, भारत की परमाणु नीति समझाइए, कारगिल संघर्ष पर टिप्पणी लिखिए, ये महत्वपूर्ण आ सकता है ना। भारत नेपाल संबंध, ये भी महत्वपूर्ण है। भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति अपना जाने के कारणों की समीक्षा कीजिए, भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या करना है। अब यहाँ पर क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस त्रैमासिक एग्जाम इंपोर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, वो आपको पोस्ट में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पोस्ट ब्लॉग, लव यू ऑल गाइज। हमें आपसे बहुत प्यार है और आप अपना प्यार आरएमएस एजुकेशन पर बना रखिए, जैसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, बुक सॉल्यूशन और वगैरह वगैरह जो भी है लाते रहेंगे आपके फ़ायदे के लिए। तो आई होप आप इसे जरूर सब्सक्राइब करेंगे। एक बार डिस्क्रिप्शन में नज़र मार लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, और इंस्टाग्राम पर हम एक्टिव हो चुके हैं है ना, तो वहाँ पर वीडियो से पहले आपको अपडेट मिल जाया करेगा। ठीक है, तो चेकआउट कर लीजिएगा। एंड आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।